स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन बुक में दिए गए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सराय नाहर राय से और महदहा 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों सही है। इसके बारे में नीचे डिटेल से देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जय नारायण पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को वहां पे आपको अभिकरण और कारण में आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें पहले कथन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। यहाँ पे बताना है इस 4 कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है भीमबेटका। ऑप्शन बी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि असंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ये 4 दिए गए हैं, पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर और महदहा, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न के बाद में यहाँ पे इस पेज में तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं। तो ये नोट्स हम लास्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न के बीच में पढ़ेंगे तो हमें प्रश्न समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो नोट्स दिए गए हैं ये हम लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में आधा प्रश्न ऊपर है, आधा नीचे है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल हैं। ये है महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है लेखहिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। पैसरा बिहार में है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे जो प्रश्न है ये ऊपर दिया गया है, तो यहाँ से आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट है, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करने के लिए दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती सूची 1 में है, जिस नदी पर अवस्थित है ये सूची 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। तो ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और जो कालीबंगा है ये घग्गर के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा के किनारे और रोपड़ है यहाँ पे सतलज के किनारे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बारे में नीचे दिया गया है। हड़प्पा रावी के किनारे है, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़ सतलज के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी सही है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने किसी संबंधी कार्य एवं अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन डी होगा। उपर्युक्त सभी सही हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नए नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनके का कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पे सभी कथन सही हैं। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये है धौलावीरा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचले नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है हाथीदांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, लोथल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसका यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पे आप इसे देख लीजिए, इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये हम नीचे देख लेते हैं, बाकी आप इसे स्वयं से मिलान करिएगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किया था 1923 से 24 तथा 1924 से 25 में। हस्तिनापुर बी लाल ने किया था 1950-52 में। तक्षशिला का जॉन मॉर्सल ने 1913 से 34 में। कौशाम्बी का एन.जी. मजूमदार ने 1936 से 37 में। तो यहाँ पे आप इसका मिलान स्वयं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 सभ्यताएं दी गई हैं, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, एज़टेक, माया, मुइज़्का, इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मेक्सिको से लेकर वेलिस, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिस तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइज़्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। एज़टेक, माया, मुइज़्का तथा इंका, यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को। पहला है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये किससे किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में यानी संगीत में स्रोत हैं, जिनको उदगाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट है ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है, ऑप्शन ए सही होगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी सही है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, ऑप्शन ए सही है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी ने, ऑप्शन बी सही है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था, इसमें विष्णु ने
कूर्मावतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से है। ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं हैं। ऐतरेय तथा कौशित के ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा सप्तम मंडल अर्वाचीन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऑप्शन बी सही है। वैदिक काल में गाय अघन्या न मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को लिए मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ऑप्शन सी सही है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऑप्शन सी सही है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण, खड विष ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और भूपत ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांडय ब्राह्मण, खड विष ब्राह्मण, पंचविष ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से, सतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से तथा गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? इसे कहते थे जय संहिता। ऑप्शन बी सही है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त है। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये है मौर्य। ऑप्शन ए सही है। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी सही है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन बी सही होगा। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे उदयन के समय। ऑप्शन बी सही है। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन या फिर उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। बौद्ध धर्म परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने। ऑप्शन बी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद एवं उपाल भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही है। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के
कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलिपुत्र तीर्थ इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ऑप्शन बी सही है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, तो ये गुप्त काल से है। ऑप्शन बी सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये है सुबुद्ध। ऑप्शन डी सही है। सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे माध्यमिक। ऑप्शन सी सही है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत के समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है चुनें। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन चैत्य बिहार के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ऑप्शन बी सही है इसमें। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये है राजगृह में। ऑप्शन सी सही है। राजगीर या याजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है, तो ये है कार्ले में। ऑप्शन सी सही होगा। हीनयान अथवा इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कार्ले में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये स्थित था गुजरात में। ऑप्शन डी सही होगा। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, एक तरफ उनके सिद्धांत है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें जो सही कथन है वो होगा बी। तो यहाँ पे इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं, आप स्वयं से देख लीजिएगा। ऊपर आचार्य है, इस तरफ सिद्धांत है। लकुलीस का सिद्धांत पशुपत है। नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु का जैन और गोसाल का आजीवक। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पे दिए गए हैं चार तीर्थंकर दिए गए हैं। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ तथा महाप्रभु। इन्हें इनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले स्थान पे आते हैं अभिनंदन। ये अभिनंदन पहले स्थान पे आते हैं। इसके बाद आते हैं पद्म प्रभु, फिर इसके बाद आते हैं विमलनाथ तीसरे स्थान पर और मुनि सुब्रत चौथे स्थान पे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभनाथ, अजीतनाथ, शंभोनाथ, अभिनंदन, सुमितिनाथ, पद्मनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पपंत या फिर सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो यहाँ पे इनका क्रम और नाम आप स्वयं से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 में इस तरफ स्थल दिया गया है, इस तरफ संबंधित तीर्थंकर हैं।
तो यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सही ऑप्शन होगा चौथा। तो ये देख लीजिए, इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। इस तरफ स्थल है, इस तरफ संबंधित तीर्थकर हैं। श्रावस्ती से संबंधित है शंभुनाथ, काकंदी से सुविधानाथ, पुष्पदंत, अयोध्या से ऋषभनाथ और पभोसा से पद्म प्रभु। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी पर। ऑप्शन डी सही है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलता हुए केवलिन कहलाए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो यह है कौशाम्बी। ऑप्शन बी सही है। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिया था तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभासगिरी है, जो 6वें तीर्थकर पद्मप्रभ से संबंधित है। अब देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न। नयनार कौन थे? तो ये शैव से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही है। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार संत कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा में इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन बी सही है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो ये है टोटल 9। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का था। ऑप्शन बी सही है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही होगा सी वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान विष्णु को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन ए सही है। कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा अभिलेख है। नंदवंशी शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो यह है महापद्मनंद। ऑप्शन डी सही है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। अब देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा से संबंधित प्रश्नों को। पहला है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? तो ये है बिंबिसार। ऑप्शन ए सही है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था।
बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अंग चंपा, कोसिल, अहिच्छद्र, वत्स, कौसाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है ये है कोसल, ऑप्शन बी आंसर होगा। कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल थी। शेष सभी विकल्प सही हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी अंग की, ऑप्शन डी सही है। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। कंबोज, राजपुर हाटक, अस्मक, पोतन या फिर पोटिल, सूरसेन, कौसाम्बी, कोसल, श्रावस्ती। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन सी सूरसेन कौसाम्बी। कंबोज, राजपुर हाटक, अस्मक का पोतन पोटिल, सूरसेन का मथुरा, कोसल का साकेत तथा श्रावस्ती। यहाँ पे ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो टोटल थे 8, ऑप्शन सी सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम हैं कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। अब देखते हैं यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्नों को। पहला है पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। यहाँ पे आपको बताना है कि सिकंदर की सफलता का सही इसमें से कौन सा है? सिकंदर की सफलता का सही कारण कौन सा है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला, दूसरा और तीसरा। वह अच्छा प्रशासक था ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। सिकंदर की पश्चिमोत्तर भारत में सफलता के उपर्युक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। यह है पुरु पोरस, ऑप्शन बी सही है। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। अब देखते हैं मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को। पहला है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ऑप्शन बी सही होगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी में, ऑप्शन डी सही होगा। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। टॉलेमी फिलाडेल्फस तुरमय जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो ये था मिस्र का, ऑप्शन बी सही है इसमें। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं अंतियोग, एंटियोकस द्वितीय, थियोस, सीरिया के शासक तुरमय या तुलमय, टॉलेमी द्वितीय, फिलाडेल्फस ये मिस्र के राजा, अंतनिकी या एनीकीनी, एंटीगोनस, गोनातास मकदूनिया के राजा, मग, साइरीन का शासक, अलिक सुंदर, अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये है मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन सी सही है इसमें।
मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा अपना सकता था। इंडिका का मूल लेखक था तो ये थे मेगस्थनीज। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो ये है मनुस्मृति में। ऑप्शन बी सही है। मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर हो, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो वह पुनर्विवाह की अनुमति उसे नहीं दी गई है। सूची 1, सूची 2 दी गई है, इसमें इससे मिलान करना है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, इस तरफ इनके नाम दिए गए हैं। इनके दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की आधारशिला बन गई। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी संबोधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो ये है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। इससे बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ऑप्शन दूसरा और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का नाम ही रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईसवी सन के बाद है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के प्रशासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात वर्तमान समय में 2023 में विक्रम संवत 2023 प्लस 57 2080 तथा शक संवत 2023 - 78 1945 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2080 - 1945 बराबर 135 वर्ष होगा। इस प्रकार यहाँ पे विकल्प सी सही है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर फैली थी? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें से सही होगा मौर्य वंश और कुषाण वंश। ऑप्शन बी और सी सही होगा। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए हिंद कुश पर्वत तक फैली थी। इसके पश्चात कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थी। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा
पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था तो ये है सातवाहन, ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक तिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का समकालीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी यानी 60 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है तो ये हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए, ऑप्शन सी सही है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में, ऑप्शन सी सही है। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी नामों की सूची 30 राजाओं की मत्स्य पुराण में मिलती है। कथन कारण दिया गया है, जिसमें से कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है और एक ही सही स्पष्टीकरण आर करता है, तो यहाँ पे ये दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 85 प्राकृत भाषा में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कांतत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ था तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है तो ये है श्रावस्ती। इसका उल्लेख नहीं है पूछा है, बाकी पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा का है, श्रावस्ती का नहीं है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। रब तक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रब तक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। अतः स्पष्ट है कि श्रावस्ती का उल्लेख इसमें नहीं है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। इसमें आपको बताना है डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्निच, विम ये किस किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसमें सही ऑप्शन होगा डी। इसमें सही ऑप्शन होगा सी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। डिमेट्रियस हिंद यूनानी थे, रुद्रदामन शक थे, गोंडोफर्निच पहलव थे और विम कुषाण से संबंधित थे। नेक्स्ट अभिलेख और उनके शासक दिए गए हैं। कौन सा अभिलेख किस शासक के समय का है तो यहाँ पे आपको इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। नासिक गौतमीपुर के समय का है, हाथी गुम्बा खारवेल के समय का है, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय के समय का नहीं है, गिरनार रुद्रदामन के समय का है। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी होगा। गौतमीपुर सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में इस सूचना इसकी मां गौतमी बालश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्बा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा दीक्षा, अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक चंद्रगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। जूनागढ़ गिरनार से रुद्रदामन का प्रथम शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्ति एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है।
अब देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्नों को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर का। ऑप्शन ए सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद प्रयागराज किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी सही होगा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि साकारी भी है। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी सही होगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, इसे कहते थे दिनार। ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये है कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन डी सही होगा। कुमार गुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्य उपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे यंत्रों उपकरणों हेतु। ऑप्शन सी सही है। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। योग के आविष्कारक थे पतंजलि। ऑप्शन सी सही है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है, किंतु सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। ऑप्शन डी सही है। मीमांसा को दो भागों पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा में बांटा गया है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता बदरायण थे। प्रश्नानुसार यहाँ पे डी आंसर होगा। सूची 1 सूची 2 में यहाँ पे मिलान करना है। कौन से यहाँ पे जो ये संत दिए गए हैं ये किससे संबंधित है आपको बताना है। इसमें वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही ऑप्शन होगा सी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य संबंधित है द्वैतवाद से और शंकर अद्वैतवाद से। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था नाग भट्ट प्रथम ने। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इनका समय है 730 से 756 ईस्वी के मध्य। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की भी रक्षा की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में।
अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता भेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महाभोज परिषद कहा गया है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये है भीतरी स्तंभलेख। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख मिला है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, इस तरह विदेशी यात्री दिए गए हैं। यहाँ पे भारत भ्रमण वर्ष दिया गया है तो इसके बारे में हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एक सही नहीं है। 2021 का प्रश्न है आरओ का। ये फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से लेके 412 ईस्वी तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही है। वेनसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी रही है। सिंह का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी तक था, जबकि अल मसूदी का 915 से 916 ईस्वी में भारत भ्रमण अल मसूदी ने किया था। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, एक तरफ यहाँ पे राजवंश दिए गए हैं, एक तरफ सिक्कों की धातुएं दी गई हैं। किस वंश के समय कौन से सिक्के चलाए गए? तो यहाँ पे जो सही यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कुषाण के समय के सिक्के थे स्वर्ण एवं ताम्र के, गुप्त के समय के स्वर्ण एवं रजत के, सातवाहन के समय के स्वर्ण के नहीं थे, कलचुरी के स्वर्ण, रजत और ताम्र के थे। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा सी। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। राम शरण शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा, सीसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। प्राचीन काल में स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये शैव धर्म के लिए ऑप्शन सी सही है। एलिफेंटा बंबई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित द्वीप के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 5 गुफाओं में हिंदू धर्म मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये है जैन धर्म। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय सामंतों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर, ये सभी कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पे ये बताना है। इस तरफ स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इसमें सही ऑप्शन होगा बी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। स्तूप सांची में, चित्रकारी बाग, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से मिली है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे आप इसका मिलान स्वयं भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ स्मारक है। एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो, सांची, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। यहाँ पे कौन कौन से स्मारक हैं?
तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर समूह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्थल किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में, मानस असम में स्थित है। नेक्स्ट है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये भी ROA 2021 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो यह है ग्वालियर की तेली मंदिर, ऑप्शन बी सही होगा। ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां नागर शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन ए सही है। मामल्ल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, तो इसके बारे में व्याख्या में देखते हैं। वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा प्राय सभी प्राचीन राजवंशों में रही है। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारी के रूप में युवराज पद पर किसी राजकुमार को नियुक्त कर दिया जाता था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। अरिकामेडु, ऑप्शन डी सही है। अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी में इसे फोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख है। इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो ये है चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल क्षेत्र के संगम युग का राजवंश नहीं था। तो ये तमिल देश के संगम युग का राजवंश जो इसमें से नहीं था वो था पल्लव, बाकी तीनों थे। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी इस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो ये है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका समय है 630 से 668 ईस्वी के मध्य। पल्लव वंशी शासक थे ये। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन
युद्ध में नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मानवर्मन से सहायता मिली थी, अतः उसने मानवर्मन को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? कुराल को। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। तमिल ग्रंथ कुराल या कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता तिरुवल्लुवर थे। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये है टोट्टवरियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवरियम कहा जाता था, जबकि समदसर वरियम वार्षिक समिति, एरिवारियम तालाब समिति तथा पोन वरियम सौड़ समिति थी। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो ये है कंबन। ऑप्शन ए सही है। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन बी सही है। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगू बुतुंग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है, तो ये स्थित है मदुरई में। ऑप्शन सी सही है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई मदुरा में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त एवं नकीरर ने की थी। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं में एक महिला का। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन यहाँ पे होगा सी 1 और 2 दोनों। भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक प्रदर्शित है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, यहाँ पे सूची दी गई है, इसमें से आपको मिलान करना है। अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त और वार्तिक, ये किसकी किसकी कृतियां हैं? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। अष्टाध्यायी है पाणिनि की, महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त है यास्क की और वार्तिक है कात्यायन की। नेक्स्ट है, एक तरफ यहाँ पे दरबारी कवि दिए गए हैं, एक तरफ राजा हैं। कौन से दरबारी कवि किस राजा के समय के थे? अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन होगा बी। इसके बारे में भी नीचे देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीख अलाई, किरान उस सादेन, आसिका, मिफ्ता उल फुतू आदि हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन समुद्रगुप्त तथा कादम्बरी एवं हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है जयदेव। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। ऑप्शन बी सही है। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है और उसकी पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है।
मत्त विलास प्रहसनम का लेखक कौन है? तो ये है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी सही होगा। मत्त विलास प्रहसनम का विलास प्रहसनम एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज ने, ऑप्शन ए सही है। परमारवंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्राधार है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, रास मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रारंभ में आयोग ने इसका सही उत्तर ए को माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर में इसका सही विकल्प बी कर दिया है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ए और बी, यहाँ से आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से हर्ष की हैं प्रियदर्शिका, पहला, नागानयन और हर्षचरित। तो यहाँ पे हर्षचरित नहीं है, प्रियदर्शिका, नागानयन, रत्नावली ये 3 हैं, तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानयन। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उनकी रानी वासवदत्ता की परिचायिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागालैंड बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक हैं। अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, तो ये है भगवती सरस्वती, ऑप्शन डी सही है। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी वाग देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। ध्यातव्य है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो यहाँ पे 4 राजा दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है किसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो ये हैं गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। यहाँ पे ऑप्शन 2 और चौथा होगा सही ऑप्शन, यहाँ पे नीचे दूसरा और चौथा ऑप्शन सी होगा। पाल के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालीपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक रामेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश के एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने, ऑप्शन डी सही होगा। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। वह एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। निम्नलिखित शासकों का सही काल क्रमानुसार संयोजित कर यहाँ पे आपको कूटबद्ध करना है। तो कौन शासक पहले आए, कौन से बाद में आए? विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। इसमें सही ऑप्शन होगा तीसरा, यशोवर्मा, धंग, विद्याधर और कीर्तिवर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यशोवर्मा, धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो ये थी मिहिर भोज की, ऑप्शन सी सही है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदि बराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां, ऑप्शन डी सही होगा। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। यहाँ पे एक सूची 2 दी गई है। एक तरफ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के शहर हैं और इस तरफ वर्तमान अवस्थिति है उनकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ये ध्यान देना है कि सही पूछा है या सही नहीं, तो इस प्रश्न में सही नहीं पूछा है। तो जो सही नहीं है ये होगा जेजाग भुक्ति कौसाम्बी। कोल कोइल अलीगढ़ में, महोत्सव नगर महोबा में महोदय श्री कहते हैं कन्नौज को। यहाँ पे जो सही नहीं है वो होगा डी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है कोल कोइल, ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है, इस तरफ वर्तमान अवस्थिति है। कोल कोइल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा में, महोदय श्री कन्नौज का पुराना नाम है और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। अब देखते हैं तथ्यात्मक नोट। पहले देखते हैं पाषाण काल से संबंधित तथ्यों को। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भुजभूम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल क्रमशः हैं। लहुरा देव चावल के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अब देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित तथ्यों को। पहला है सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। नेक्स्ट है पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान में स्थित थे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। बनवली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कोबड़ वाले बैल का है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, इसमें प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल है। इस तरफ कच्चा माल है, इस तरफ प्राप्त स्थल है। तांबा प्राप्त होता था खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से। फिरोजा टिन ये ईरान से मंगाया जाता था। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से तथा अफगानिस्तान एवं ईरान से आता था। सीसा अफगानिस्तान से आता था। शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से प्राप्त होता था। तो ये जो सभी यहाँ पे ये हमने धातुएं देखी हैं, ये सभी हड़प्पा काल से संबंधित हैं। अब देखते हैं वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को। पहला है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की संतुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है।
बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव को माना है। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। 10 राग युद्ध, इसे 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं, परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का तादात में जौ से स्थापित किया गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे लगभग 250 सूत्र समर्पित हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन एवं बाद में कृषि था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक के गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। जिस समय प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगृही यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी के 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा तत्पश्चात वह केवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ये इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्याख्या की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। अब देखते हैं शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित तथ्यों को। पहला है, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो
पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और परवर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गई। पुराणों के अनुसार पशुवत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। अब देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित तथ्यों को। पहला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जैन धर्म भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। प्रसेनजीत कोसल का एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। सोन एवं गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिग्राम में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। लगभग इनका समय है 544 से लेके 492 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिल वस्तु के साक्य, सुमारगिरी के भग, अल कप के बलि, केसपुत्त के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पली वन के मोरिय, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी। मगध में नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना किया। अब देखते हैं यूनानी आक्रमण से संबंधित तथ्यों को। पहला है हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में वापस पाटल से यूनान को प्रस्थान किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित तथ्यों को। मौर्य राजवंश 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। जस्टिन ने सैंड्रो कोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने चाणक्य भी कहते हैं द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है।
अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः अशोक ने कराया था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। सर ए कुना अभिलेख द्विभाषी ग्रीक अरमाइक में है। प्राचीन भाषा में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। अशोक के बृहद शिलालेख 12वें में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुक्ला अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार का कर वसूलता था तथा आंकड़ाध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। भारत आए यात्रियों का क्रम है मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित तथ्यों को। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यमन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत 78 ईस्वी को अपनाया गया है। सौंदरानंद बुद्ध चरितम तथा सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने कण्वायन नाम के राजवंश की नींव डाली। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था।
कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। इसकी उपलब्धियों की जानकारी का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। अब देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित तथ्यों को। पहला है गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 से 375 ईस्वी। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहित हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, बारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, छप्पड़क, वररुचि, बेताल भट्ट एवं घटकरपर थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश पड़ता है। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। उसने मानेखेत को अपनी राजधानी बनाई। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहड़कृत राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतू तथा थियोनतू नाम से किया है। विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। धर्मकाल का समय है 770 से 810 ईस्वी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संस्थापन किया। वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली थी। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारिका गुजरात पश्चिम में, पुरी ओडिशा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में ये उत्तर में है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। अब देखते हैं प्राचीन काल में स्थापत्य कला से संबंधित तथ्यों को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिरों की
खजुराहो के मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चाणक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं एलोरा एवं अजंता हैं। अजंता की गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। कोकार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कोकार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतद्वीप के मध्य में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। अब देखते हैं दक्षिण भारत से संबंधित तथ्यों को। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर थे। सिलप्पाधिकारम का लेखक इंग्लो आडिगल था। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। पांड्य राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में प्राप्त होता है। संगम युग में उरैयुर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में मिलता है। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। अब देखते हैं साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित तथ्यों को। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्मनंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिरेंजर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। राजा जय सिंह का समय है 1128 से 1149 ईस्वी के मध्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटिकम की रचना की थी। कुमार चरितम के रचनाकार दंडी थे। अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल। इसका समय है 800 से 1200 ईस्वी के मध्य। इससे संबंधित तथ्यों को। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। आल्हा-उदल महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमारदी देव के सेना नायक थे। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद बरदाई कृति पृथ्वीराज रासो एवं जग अनिक कृत
परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अब देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। गुफाओं के शैलचित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। कालीबंका से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक भाग है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धांत के नाम से जाने जाते थे। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए माने जाते हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। उदयन वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। विशाख दत्त कृति मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नागार्जुन पार्श्व तथा चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। महर्षि पतंजलि शुंग कालीन विद्वान थे। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोट चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की थी। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।